तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो एमसीक्यू की स्पेशल सीरीज़ चल रही है उसमें ऑलरेडी 7 लेक्चर आ चुके हैं और आज 8वां लेक्चर है। और 8वें लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लिए। इससे पहले जो एमसीक्यू सीरीज़ में जो 7 लेक्चर थे उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो जनरल स्टडी के जितने सब्जेक्ट थे उसको मिलाकर हमने उसमें से एमसीक्यू लाए थे। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हमने इंडियन पॉलिटी के वीडियो एमसीक्यू लिए हैं। ओके, तो हम बिना किसी देरी के हम इस अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और हमारा पहला लेक्चर दोस्तों ये रहा आपके सामने। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अंदर, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, समान न्याय को प्रमोट करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर हैज़ बीन प्रोवाइडेड। किसमें दिया हुआ है? आपको समान जो है न्याय मिले, सबको न्याय मिले और फ्री लीगल एड मिले। मतलब कानूनी जो सलाह है, जो एड है, मदद है, वो सबको मिले। ओके, तो मतलब पूर को मिले, गरीब लोगों को मिले। और तो सबको मिलना भी वही होता है कि सब लोगों को भी मिले, कोई रह ना जाए। ओके, हाँ, तो जो है हमारा ऑप्शन पहला इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब जो ये प्रावधान है वो किसमें दिया हुआ है? कि फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, डीपीएसपी में दिया हुआ है। ओके, तो पहला है कह रहा है कि फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिर्फ इसमें दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट में नहीं दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी और राइट में दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट में सिर्फ फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। ओके, तो अब बताइए, एक बार इसको पॉज करके दोस्तों अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें। ओके, अब देखिए मैं बताता हूँ इसका क्या आंसर बनता है। इसका आंसर दोस्तों बनता है बी, डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है इसके अंदर दिया हुआ है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है दोस्तों वो आर्टिकल हमारे कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 36 से लेकर 51 तक हमारे डीपीएसपी है। ओके, और उसमें जो आर्टिकल 39 जो है 39D जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है? ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में इसमें दिया हुआ है। ओके, अब डीपीएसपी के अंदर दोस्तों जो मैं आपको बताऊँ उसमें गांधीयन प्रिंसिपल भी है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी उसमें है। तो उसमें जो है ये 39D है वो हमारा क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ओके, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल कुछ है जो इसके बारे में आप जान लीजिए। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आर्टिकल दे के पूछा जाएगा कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है कि गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है 39D है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे 38 जो है ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। उसमें क्या है कि जब स्टेट वेलफेयर का कार्यक्रम करेगी, वेलफेयर शुरू करेगी लोगों का, तो उसमें सारे लोगों को लेगी, कोई छूटेगा नहीं, सारे लोगों को इंक्लूड करेगी उसमें। ओके, फिर 39A क्या है? 39A जो दोस्तों है वो जैसे 39D में फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस की बात की गई, तो 39D में ये बताया गया। 39A में क्या बताया गया? 39A में बताया गया है कि अगर मेल और फीमेल, ओके, अगर दोनों किसी एक ही काम कर रहे हैं, कोई एक काम कर रहे हैं, ओके, तो उसके लिए दोनों को इक्वल पे होना चाहिए। ओके, दोनों को पे कैसा होना चाहिए? इक्वल पे होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पुरुष है वो काम कर रहा है वही महिला काम कर रही है तो उसको महिला को उसके पुरुष के हिसाब से कम पे किया जाए। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 में ए लिखा हुआ है। ओके, 39A में ए लिखा हुआ है। फिर मैं बताऊँ आपको 41 क्या है? 41 में दिया हुआ है राइट टू वर्क। ओके, 41 में है। फिर आपको बताऊँ मैं 42 के अंदर क्या है? 42 के अंदर क्या है? 42 के अंदर दोस्तों है ह्यूमन कंडीशन। अगर कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो एक आपको अच्छा जो है वातावरण मिलना चाहिए। अच्छा एक ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे आदमी काम कर सके, आदमी और औरत दोनों काम कर सके। ओके, फिर एक और आर्टिकल है दोस्तों, ये देखिए आर्टिकल 43 भी क्या है? ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। उसमें क्या है कि लिविंग वेज, आपको क्या मिलना चाहिए? लिविंग वेज मिलना चाहिए दोस्तों। जिससे क्या है कि आदमी जो है वो ज़िंदा रह सके, इतना कर सके कि अपना खुद खा सके। ओके, कुछ रह सके अच्छी जगह पे, ऐसे इससे लिविंग वेज में ऐसा जो आर्टिकल 43 में दिया हुआ है। 43A जो है वो भी एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। 43A में क्या दिया हुआ है कि जो वर्कर है किसी फैक्ट्री में उसको क्या होगा? उसको राइट होगा मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का। ओके, 43A में ए दिया हुआ है। एक और प्रिंसिपल है दोस्तों 47। अब मैंने आपको बताया कितने
39A। ओके, 39A के बारे में मैंने आपको क्या बताया, 39A में बताया दोस्तों कि जो है महिला और पुरुषों को इक्वल पे किया जाए। फिर 39D में क्या बताया कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ओके, कानूनी सहाय मिले। ओके, फिर 41 में मैंने क्या बताया आपको, राइट टू वर्क है। 42 में क्या है, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, आप जहाँ पे काम करें अच्छी स्थिति में होनी चाहिए जहाँ पे आदमी काम कर सके। ओके, 43A में क्या है, 43A में मैंने बताया आपको कि जो है यहाँ पे 43 में पहले जान लीजिए, 43 जो है उसमें लिविंग वेज है। 43A में क्या है, 43A में दोस्तों है कि आपको पार्टिसिपेट वर्कर है और उसको पार्टिसिपेट करने का राइट है मैनेजमेंट के अंदर, ओके, जहाँ काम कर रहा है। अब 47 के बारे में जान लीजिए, स्टेट की क्या जिम्मेवारी की, वो रेज करेगी, बढ़ाएगी, क्या बढ़ाएगी, न्यूट्रिशन, उसके राज्यों के लोगों को न्यूट्रिशन बढ़े ऐसा कार्यक्रम चलाएगी। दूसरी बात क्या है, उसकी हेल्थ जो है अच्छी रहे उसका कार्यक्रम चलाएगी, उसकी हेल्थ के बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, वो कैसा जीवन जी रहा है उसको भी उसको अच्छा जिए, स्टैंडर्ड जो जीवन है उसका अच्छा बेहतरीन तरीके से जिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी बढ़ाने का काम करे, वो आर्टिकल 47 में दिया गया। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जो सोशल प्रिंसिपल थे उसके बारे में मैंने बताया। ओके, अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी भी दी हुई है दोस्तों, फंडामेंटल जो है राइट भी, फंडामेंटल राइट के बारे में भी कहा गया है। तो फंडामेंटल जो राइट है वो कहाँ से आते हैं, आर्टिकल पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और हाँ दोस्तों, DPSP में देखिए वो जो पार्ट 4 में है। फिर यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी भी दी हुई है, तो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में है। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये दोस्तों आपके सामने, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओके, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर बोरो फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे इंक्लूड बोथ सिविक एंड मॉरल ड्यूटी। ओके, उसके अंदर नागरिक कर्तव्य और जो है नैतिक कर्तव्य उसमें दिए हुए हैं। ओके, फिर ये फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हुई है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ अ राइट। ओके, तो कौन सा इसमें सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and no 2। ओके, कौन सा सही है इसमें बताइए आप इसको पॉज करके एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें मैं बताता हूँ आंसर क्या है। इसको पहला हमारा गलत है क्योंकि इसको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। ओके, और इसमें जो सिविक मतलब नागरिक जो कर्तव्य है और मॉरल जो ड्यूटी है वो है, ये बात सही है। ओके, तो हमारा इसमें सिर्फ 2 हमारा सही बनता है। अब आप देख लीजिए ना, हमारा जो सिविक ड्यूटी है वो क्या है और जो मॉरल ड्यूटी है वो क्या है। ओके, सिविक ड्यूटी क्या है, जो फ्लैग है हमारा इंडिया का फ्लैग उसकी रिस्पेक्ट करना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करना, इंडिया का जो एंथम है, एंथम जो है क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है जो है हमारा एंथम, उसको रिस्पेक्ट करना। ओके, हाँ, तो और मॉरल ड्यूटी क्या है, मॉरल ड्यूटी वो है कि स्वतंत्रता के संग्राम में जो महान आदर्श थे हमारे, ओके, उसको संजोए रखना, उसको संजोना, उसको हमें एक गर्व के भाव से देखना। ओके, ये मॉरल ड्यूटी है हमारी। ओके, फिर अब दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच लिखा हुआ है तो ये फ्रेंच से नहीं लिया गया है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का जो कंसेप्ट है हमने USSR से लिया है। ओके, USSR से लिया है। और जो है इसमें 42वां संशोधन जो किया गया, ओके, 1976 के अंदर, उसके तहत इसको ऐड किया गया। और उसको ऐड करने की जो रिकमेंडेशन थी वो किसके द्वारा दी गई थी, सवर्ण सिंह जो कमेटी बैठी थी उसके द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई। तो 42वां संशोधन करके उसको इसमें ऐड कर दिया। ओरिजिनली दोस्तों इसमें कितनी थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो डाली गई थी इसके अंदर। ओके, 42वें संशोधन करके, लेकिन अब जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। ओके, और 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, तो 11वीं जो है वो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी इसमें ऐड की गई दोस्तों, वो 86 जो अमेंडमेंट लाया गया, कब लाया गया, 2000 में, उसमें इसको ऐड किया गया। और 11 फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी ये है दोस्तों कि पेरेंट्स या तो फिर उसके जो गार्जियन है चिल्ड्रन की, ओके, उसको ये ड्यूटी दी गई, ओके, उसको जिम्मेवारी दी गई कि आप अपने इंश्योर करें कि आपका जो बच्चा है वो 6 साल से लेकर 14 साल तक पढ़े। वो जिम्मेवारी किसको देगी, पेरेंट्स को देगी। और किसवीं 11वीं ड्यूटी में इसको ऐड किया गया। ओके,
ओके। इससे हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर से लिया। ओके हाँ। अब इसमें दोस्तों फ्रेंच लिखा हुआ है। ओके, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने दोस्तों लिबर्टी, ओके, मतलब स्वतंत्रता, फिर इक्वालिटी मतलब समानता, और फिर फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से ली, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में से इन चीज़ों को लिया। ओके, अब इसको किस में रखा गया, प्रेम्बल में रखा गया है। ओके अब दोस्तों सिविक ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी क्या होती है ये भी जान लीजिए। सिविल ड्यूटी वो होती है जो नागरिक को निभानी होती है, किसके लिए, अपना जो देश है वो रन करे, आगे बढ़े, डेवलप हो। ओके, उसके लिए नागरिक की जिम्मेदारी। मॉरल ड्यूटी क्या होती है, मॉरल ड्यूटी होती है कि वो आपके बिहेवियर से संबंधित है। ओके, आपको बिहेव कैसा करना है, ये जो है मॉरल ड्यूटी के हिसाब से इन आदर्शों को मानना है। ओके ओके चलो दोस्तों, इसमें हमारा क्या बनता है, ओनली टू हमारा सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज आर इश्यू अगेंस्ट द जुडिशियल बॉडी। किसको, इसमें जो रिट है नीचे दी गई है उसमें से किसको जुडिशियल बॉडी के खिलाफ इशू किया जा सकता है। ओके, एक तो मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्शियरी है, फिर सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। ओके, अब 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली। आप एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ओके, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। ओके, अब देख लीजिए, रीट के बारे में मैं आपको बताऊँ तो रीट जो है वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए दी हुई है। ओके, अब एक रीट है जो है हैबियस कॉर्पस है। ओके, फिर एक मैंडामस है। ओके, एक प्रोहिबिशन है, एक कोवरंटो है और एक सर्शियरी। ओके, ये है। अब इसमें क्या है, जो है हैबियस कॉर्पस है वो प्राइवेट या तो पब्लिक, दोनों के खिलाफ इसको इशू की जाती है हैबियस कॉर्पस। और हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है दोस्तों, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर पुलिस ने किसी आदमी की धरपकड़ की है, उसको पकड़ा हुआ है, ओके, उसको गिरफ्तार किया हुआ है, तो उसको अगर एक कोर्ट ने ए रीट इशू की है तो उस आदमी को कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। ओके, यह हैबियस कॉर्पस है। मैंडामस क्या है दोस्तों, मैंडामस जो है उसको इसको जो प्राइवेट इंसान के तरफ या कोई इंडिविजुअल के तहत इसको रिट को इशू नहीं किया जा सकता। पब्लिक बॉडी जो है, मतलब पब्लिक ऑफिसर जो है, ओके, या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके खिलाफ ही इसको इशू किया जा सकता है। मैंडामस में क्या होता है, मैंडामस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है पब्लिक ऑफिसर को या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि आपको संविधान के हिसाब से जो कार्य करना है वो करे, आपको जो सौंपा गया है वो कार्य करे। ओके, वो मैंडामस में दिया है। प्रोहिबिशन क्या है दोस्तों, प्रोहिबिशन जो है वो किसके खिलाफ इशू किया जाता है, पहले तो ये देखिए आप, वो इशू किया जाता है जुडिशियल बॉडी, ओके, जुडिशियल बॉडी या तो क्वासी जुडिशियल बॉडी, ओके, उसके खिलाफ इसको इशू किया जा सकता है, जहाँ इसको इशू करते हैं। और जो प्रोहिबिशन में क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रोहिबिशन में ये कहा जाता है कि आप जो है अपनी जो मर्यादा है कार्य की, उसको लांघ कर ना जाए, आप अपनी कार्य की मर्यादा के अंदर रहे। ओके, आपको जितना कार्य करना है उतना ही कहे। वो किसको कहा जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसको कहा जाता है, वो जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहा जाता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को कहा जा सकता है, हाई कोर्ट के द्वारा सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहा जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी कहा जा सकता है। ओके हाँ, अब इसमें है सर्शियरी। ओके, उसमें दोस्तों क्या है, उसमें इससे पहले कावरंटो है, वो देख लीजिए। कावरंटो जो है वो किसके खिलाफ इशू की जा सकती है, वो जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एग्री पर्सन जो दुखी है, जिसके खिलाफ ये अन्याय हुआ है, वो ही जाकर इसको जो है उसके खिलाफ रिट पिटिशन डाल सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, उसमें कोई भी आदमी जो है उसको इसमें रिट जो है पिटिशन डाल सकता है। इस किसके खिलाफ ये होती है, जो स्टैट्यूट या तो कानून बनाकर या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस पोस्ट के बारे में कहा गया है, उस पोस्ट के अंदर अगर ऐसा कोई इंसान बैठ जाता है जिसको
जिसमें इसको धारण करने का अधिकार नहीं है। ओके, वो धारण नहीं कर सकता इस पोस्ट को, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसके खिलाफ कोरंटो जो है रिट इशू किया जा सकता है। इस रिट के द्वारा क्या होता है दोस्तों, कोरंटो के द्वारा ये होता है कि व्यक्ति की दावे की जो वैधता है उसकी जांच करनी। ओके, उसने दावा किया है तो उसकी वैधता को जांच करनी। अब सर्शियरी क्या है वो भी जान लीजिए आप। सर्शियरी के अंदर जो है दोस्तों, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लागू, इसको इशू किया जा सकता। ओके, इसको जो है वो जुडिशियल बॉडी या तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ओके, या तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके खिलाफ इसको इशू किया जा सकता है। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें जो मैंडामस है, मैंने बताया मैंडामस क्या है। मैंडामस के अंदर क्या करते हैं, जो जुडिशियल बॉडी सबऑर्डिनेट कोर्ट या तो पब्लिक ऑफिसर है उसको कहा जा सकता है कि आप अपना काम करें। प्रोहिबिशन के तहत क्या कहा जा सकता है, ओके, प्रोहिबिशन के तहत ये कहा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि आप अपनी मर्यादा में रहकर, आपने अपनी सीमा में रहकर कार्य करें। सर्शियरी के अंदर क्या कहा जा सकता है, सर्शियरी के अंदर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि जो है सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप जो है आपके समक्ष जो मुकदमे है विलंबित पड़े हुए उसको हमारे पास भेज दीजिए, हम उसके ऊपर निर्णय देंगे। या सर्शियरी में कहा जाए तो सारे के सारे जो है मंडामस प्रोहिबिशन सर्शियरी वो किसके खिलाफ, जुडिशियल बॉडी के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओके, तो इसमें से एक हैबियस कॉर्पस को निकाल दिया जाए तो किसी भी प्रकार का जो है रीट है वो प्राइवेट के खिलाफ इसको इशू नहीं किया जा सकता है। हैबियस कॉर्पस को ही प्राइवेट के खिलाफ इशू किया जा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट। अब बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित कौन सा जजमेंट है कहना चाहते हैं। अब केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, मिनरवा मिल्क केस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, ये जो तीनों के तीनों केस इसमें दिए गए हैं और उसको कौन सा जो है बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये बताइए। ओके, अब देख लीजिए इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही है बताइए आप। 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 and 3 ओनली। अब दोस्तों इसको एक बार आप पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, चलो मैं बताता हूँ क्या है इसमें। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पहले हम गोलकनाथ वाले केस से शुरू करते हैं। इसमें गोलकनाथ जो है वो 1967 में एक गोलकनाथ जो है वो पंजाब के उसके पंजाब के थे और वहाँ पे उसके पास 500 एकड़ ज़मीन थी। ओके, तो इसमें पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्यूर एक्ट ऐसा एक्ट पास करके उसके पास जो 500 एकड़ ज़मीन थी जो उसको हड़प लिया गया था। तो गोलकनाथ उसकी वजह से कोर्ट में गए थे और 1967 में गोलकनाथ के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया। गोलकनाथ का क्या आर्गूमेंट था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 19 के तहत, ओके, उसके तहत मेरी जो प्रॉपर्टी है वो हड़पी नहीं जा सकती, ओके, ली नहीं जा सकती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके ऊपर जजमेंट देते हुए कहा कि जो है आप ये जो एक्ट पास किया, ओके, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको गोलकनाथ के केस में कहा, पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है 12 से लेकर 35 उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। ओके, अब इसमें जो है 11 जजेस की बेंच थी दोस्तों। ओके, इतनी बड़ी बेंच के द्वारा इसको डिसीजन दिया गया था कि आप इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट का जो हनन है वो आप अगर फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं तो आप आर्टिकल 13 का हनन कर रहे हैं। ओके, और जो है आपको जो आर्टिकल 368 के तहत आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रोसीजर बताएगी, प्रोसीजर टू अमेंडमेंट, आपको पावर टू अमेंडमेंट नहीं है, आप पावर नहीं देगी अमेंडमेंट करने की, आपको सिर्फ प्रोसीजर बताएगी कि आप कैसे अमेंडमेंट करेंगे। आप सबको आप जो चाहे फंडामेंटल आप जो चाहे वो संशोधन नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट को संशोधन कर ही नहीं सकते। ओके, ऐसा गोलकनाथ के केस में कहा गया। ओके, अब देखिए दोस्तों, तो मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। ओके, अब इसमें एक केशवानंद भारती का भी केस है, देख लीजिए। लेकिन जैसे गोलकनाथ का केस आया दोस्तों, एक थोड़ी सीक्वेंस सुन लीजिए। अब जैसे ही गोलकनाथ का केस आया, ओके, तो उसमें जो है फिर उसके रिस्पॉन्ड में उस जो इस डिसीजन को, इस वर्डिक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या किया पार्लियामेंट ने किया, 24वां एक संशोधन अमेंडमेंट एक्ट जो है 24वां अमेंडमेंट 1971 में एक 24वां अमेंडमेंट एक्ट पास किया। उसमें क्या किया, उसके अंदर उसने कहा कि आर्टिकल 13 के तहत जो है जो लॉ है, कोई ऐसा लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है,
तो उसको उतने भाग को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 13 में कहीं भी अमेंडमेंट जो है उसको लॉ नहीं माना गया है। ओके, आर्टिकल 13 के अलावा अमेंडमेंट जो है उसको लॉ नहीं माना जाएगा। ओके, ऐसा क्या किया, ऐसा संशोधन कर दिया आर्टिकल 30 के अंदर। आर्टिकल 30 के अंदर जो है जो संशोधन है उसको लॉ नहीं माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप आर्टिकल 368 के तहत कोई संशोधन कर रहे, ओके, और संशोधन लॉ नहीं है, ओके, तो लॉ नहीं है तो आर्टिकल 30 के हिसाब से देखें तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होता है क्योंकि लॉ नहीं है। ओके, तो ऐसा संशोधन कर दिया गया। अब उसमें 24 संशोधन में ये कहा गया है कि आर्टिकल 30 का कोई रिलेशन आर्टिकल 368 से नहीं होगा और आर्टिकल 368 का रिलेशन कोई भी 30 से नहीं होगा। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ कि आप जो संशोधन करना चाहे कर सकते हैं। तो गोलकनाथ का जो केस था उसमें पलट कर दिया इस संविधान के संशोधन से। ओके, अब क्या हुआ, अब इसके लिए जो एक और केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जब इसका पूरा इसको चेंज किया गया, इस जो ये संविधान के संशोधन के तहत जो किया गया था। ओके, वो केस था 1971 में जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जो केशवानंद भारती थे वो केरला के पुजारी थे और उसकी ज़मीन, उसका जो मंदिर की जो उसका जो पूरा परिसर था उसकी ज़मीन को हड़प लिया गया था। ओके, और ये इसके लिए केशवानंद भारती भी कोर्ट में गए थे कि भाई मेरा जो है वो ज़मीन पूरी हड़प ली गई है, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर केशवानंद भारती के केस के अंदर 13 जजों की बेंच बैठी दोस्तों, 13 जजों की बेंच बैठी और उसके अंदर जो है तय किया गया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट क्या पार्लियामेंट को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 13 बेंच से, आप जो चाहे वॉटेवर जो चाहे आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक बात कही कि आप जो है जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी जो नींव है उसको नहीं हिला देना है, एकदम नया लिख ही नहीं देना है। नया लिखने का अधिकार सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को था और आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं है, आप पार्लियामेंट है। ओके, आप संसद है, तो इसको नया नहीं लिख सकते आप। बेसिक जो भी संशोधन करेंगे आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका नींव है उसके बाहर जाकर संशोधन नहीं करना है। ओके, ऐसा केशवानंद भारती केस में कहा गया। ओके, अब दोस्तों तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। अब मिनर्वा मिल केस क्या है, मिनर्वा मिल केस जो है वो एक पेपर की कंपनी थी। ओके, और ये केस 1980 में आया था, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए उसमें क्या कहा गया था, उसमें दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया एकदम क्लेरिफाई क्या कर दिया, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का इंटरप्रिटेशन कर दिया। ओके, किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। ओके, उसमें क्या कहा गया कि आप संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अमेंडमेंट भी संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही करना होगा आपको। ओके, ये कर दिया। और जो 42वां संशोधन था, 42वां संशोधन कब 1976 के तहत, उसके भी जो दो सेक्शन थे उसको इसमें स्ट्रक डाउन कर दिया। ओके, उसको भी हटा दिया गया। तो इसमें तीनों की तीनों जो दोस्तों है हमारे केशवानंद भारती का केस, फिर मिनर्वा मिल केस, गोलकनाथ का जो केस है, वो तीनों के तीनों केस जो है दोस्तों वो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर इसमें डी सही है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, इंडिया इज डिस्क्राइब एज ए यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज ऑफ, जो है भारत को क्या कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ कहा गया। ओके, उसकी वजह क्या बताएगी, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। मतलब भारतीय संघ जो है वो इसलिए नहीं बना है कि सारे राज्यों ने आकर एक एग्रीमेंट किया है। ओके, इसलिए नहीं मिला है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द इंडियन स्टेट हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन। मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो सेसीड है, आप जो है इस वजह से ये यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट है कि कोई भी राज्य यूनियन को छोड़कर नहीं जा सकता। ओके, तो ये दो वजह बताई गई है यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है। ओके, तो इसमें सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, जो है आपको दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन ओनली 1, बी में 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and नॉट 2। ओके, आप इसमें बताइए कौन सा सही आंसर। इसमें एक बार पोज करके अटेम्प्ट कर लीजिए इसको। ओके, अब मैं बताता हूँ दोस्तों, यूनियन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उसने इसके बारे में बताया है। बी आर अम्बेडकर साहब जो है उसने बताया क्या है, क्योंकि जो फेडरेशन ऑफ स्टेट की बजाय यूनियन ऑफ स्टेट
क्यों रखा गया, उसकी दो वजह बताइए दोस्तों। एक पहली वजह क्या है, ये जो हमारे स्टेट है कोई एग्रीमेंट करके साथ में नहीं आए, ओके। और जैसे जैसे अमेरिका में आए हैं ऐसे जो है वो एग्रीमेंट करके नहीं आए हैं। दूसरी बात, यहाँ से किसी को भी कोई भी राज्य को निकलने का अधिकार नहीं है, इस वजह से ये यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट का। इसका कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फेडरल है दोस्तों, फेडरल ही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर वो फेडरल है, लेकिन वो फिर भी यूनियन है, क्योंकि इसमें से कोई भी राज्य बाहर नहीं जा सकता, ओके। और एक और बात कही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, एक और बात कही, वो क्या है मैं आपको लिख के बता देता हूँ वो क्या बात कही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडेस्ट्रक्टेबल। इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा ये फेडरेशन है, इस वजह से इसको यूनियन कहा जाता है, ओके। तो ये दोनों के दोनों हमारे जो स्टेटमेंट है वो सही है हमारे। तो इसमें हमारा क्या आंसर बनता है दोस्तों, बनता है हमारा आंसर बनता है सी। ये देखिए आंसर हमारा सी बनता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एम टू। अब जो है बेसिक स्ट्रक्चर का मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है, देखिए हमारा ए स्टेटमेंट कह रहा है उसका उद्देश्य क्या है, इस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की सुप्रीमेसी जो है वो उसको बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस्टेब्लिश टू सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, संप्रभुता हो, पार्लियामेंट जो करना चाहे वो कर सकती है, उसके ऊपर कोई ना हो, ऐसा करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी जो है वो स्थापित करने के लिए इसको लाया गया। प्रोटेक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी फ्रॉम एनी अमेंडमेंट, ओके। तो DPSP है वो उसको किसी भी प्रकार के संशोधन से बचाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया। तो इसमें आपको एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर अटेंड करिए दोस्तों। देखिए इसमें क्या आंसर हमारा बनता है, इसमें आंसर हमारा बनता है अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी लाने के लिए ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो है कंसेप्ट लाया गया, ओके। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कब लाया गया था, 1971 केशवानंद भारती के केस में, और जो है गोलकनाथ का केस, मिनर्वा मिल के सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है, ओके। तो ये जो है सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। अब देखिए दोस्तों, एक तो जुडिशरी होती है, एक लेजिस्लेटिव होती है और एक एग्जीक्यूटिव होती है, ओके। ये तीनों के पार्ट के बीच में बैलेंस बना रहे, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया, ना कि किसी एक की सुप्रीमेसी हो इसलिए लाया गया, ओके। तो पहला गलत हमारा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की भी सोवरेनिटी नहीं है दोस्तों, पार्लियामेंट भी सोवरेन नहीं है, ओके। पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न भारत का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के अंदर फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है वो भी बंधी हुई है, ओके। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं जा सकती कोई भी, भारत के अंदर कोई भी, कि या तो सुप्रीम कोर्ट हो या तो पार्लियामेंट या तो कोई भी हो या तो प्रेसिडेंट खुद हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, ओके। तो इसका तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो सही बनता है कि अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है, ओके। और ये जो अमेंडमेंट DPSP के अंदर जो अमेंडमेंट है उसको बचाने के लिए ऐसा लाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 39A के अंदर मैंने आपको बताया दोस्तों, जो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है वो इस DPSP का पार्ट है, वो भी संशोधित हो चुका है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इसमें क्या बनता है दोस्तों, हमारा सी आंसर हमारा सही बनता है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है ये देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल के बारे में हमें बातें बताई गई है और आप स्टेटमेंट एक बार पढ़े, इसको अपोज करके अटैम्प्ट करें, ओके। ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, ओके। तो सुप्रीम आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट अगर किसी भी बात के लिए उसको रेफरेंस उसको रेफरेंस देगा, उसको कहेगा कि भाई आप इस केस को देखें। अगर 143 क्या है, एक एडवाइजरी जो है जुरिस्डिक्शन है, उसमें जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेगा किसी लॉ या कोई ऐसी संवैधानिक बाबत पर, ओके। उसके पर एडवाइस लेगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सुनने के लिए जो है वो वहाँ पे कौन जाएगा, जो है अटॉर्नी जनरल वहाँ पे जाएंगे, ओके। फिर दूसरी बात क्या है, ही कैन नॉट डिफेंड एन एक्यूज इन अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब
जो है क्रिमिनल अगर मैटर होगी और क्रिमिनल मैटर के अंदर एक्यूज़ को डिफेंड करने के लिए, ओके, जो आरोपी है उसको डिफेंड करने के लिए जो अटॉर्नी जनरल है, ओके, वो विदाउट परमिशन अगर सिविल मैटर है तो जा सकता है, उसको प्राइवेट जो है प्रैक्टिस करने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है दोस्तों, ओके, अटॉर्नी जनरल, ओके। तो इसको प्राइवेट कोई प्रैक्टिस करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है उसमें जाना है उसको, तो उसको गवर्नमेंट की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, ओके। तो उसमें भी दोस्तों हमारे दोनों के दोनों जो है हमारे ऑप्शन सही बनते हैं, ओके, वो था राइट, ओके। अब अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में है दोस्तों, और अटॉर्नी जनरल भारत की किसी भी कोर्ट में जाकर वहाँ पे जा सकता है, वहाँ बैठ सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, ओके, गवर्नमेंट को। और अटॉर्नी जनरल है वो जो है सुप्रीम कोर्ट उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और प्रेसिडेंट उसको कभी भी हटा सकते हो, और जैसे गवर्नमेंट चलेगी अटॉर्नी जनरल भी उसके साथ ही चले जाएंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, ओके दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। फिर मैं मिलूँगा आपको नए कुछ क्वेश्चनों के साथ, और जो हमारी इंस्टाग्राम की जो है इंस्टाग्राम की जो लिंक है और टेलीग्राम की जो चैनल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दी गई है, और आप वहाँ जाइए। इंस्टाग्राम पर मैं रोज़ नए नए MCQ जो है वो उसमें डालते रहता हूँ, ओके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, रखते हैं, फिर मिलेंगे, थैंक यू।